हेलो बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ और ये है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का और एंड ऑफ द चैप्टर का सॉल्यूशन। राधे राधे सभी को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू सिंग एकेडमी। और यार मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि पेन और कॉपी लेके बैठे करो, जो भी बता रहा हूं उसे साथ के साथ नोट करे करो या उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसे नोट करे करो, वरना सब चीज भूल जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी बात के साथ चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और यार हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सीख ली हैं और हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। तो यार हमें इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल में आज एक्सरसाइज 2.6 का सॉल्यूशन देखना है, पर उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इस चीज पे ध्यान दो। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको समझते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की पावर 1 होना या डिग्री 1 होना। मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो यार इस सवाल में आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है? एक्स, और इसकी कुछ भी पावर नहीं है, तो पावर क्या है? 1। अच्छा, तो यार 1 है तो क्या मैं लीनियर शब्द का इस्तेमाल यहां कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताओ, इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जब सवाल में इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है। तो देखो, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है तो इक्वेशन। और वन वेरिएबल मतलब क्योंकि सवाल में सिंगल वेरिएबल ही तो प्रेजेंट है। यार ऐसे सवाल आपने क्लास 8th में चैप्टर 2 में करे हैं कि नहीं करे? चैप्टर का नाम ही यही था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके हमने बहुत सारे सवाल करे हैं। कैसे सॉल्व करते थे इसको? हम सॉल्व करते थे बच्चों, 15 इधर चला जाएगा, है ना, माइनस करेंगे आएगा 20, माइनस करेंगे आएगा 25, मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में चले जाएगा और डिवाइड करके आपका आंसर 4 आ जाएगा। यार ये तो हमने सीख रखा है क्लास 8th में। क्लास 9th में हमें क्या सीखना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? समझो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। कि जनरली कैसी दिखती है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दिया। जैसे मान लो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इसी जनरल फॉर्म जैसी है कि नहीं? कि देखो, x के साथ एक नंबर है, y के साथ एक नंबर है, एक अकेला नंबर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, लीनियर का मतलब क्या है? देखो, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या है? कि भाई इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। अच्छा, टू वेरिएबल का मतलब देखो, मेरे को दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं ना, एक्स एंड वाई, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दूं, फॉर एग्जांपल मान लो x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब आपको कोई बोले भाई इसको सॉल्व करके बताओ कि x और y की क्या वैल्यू होगी। देखो, जैसे हमें एक इक्वेशन देते हैं तो हमें बोलते हैं ना भाई बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो हम सॉल्व करके बता देते हैं। ऐसे ही अगर हमें यहां पर एक इक्वेशन लिख के दे दी तो हम x और y की वैल्यू कैसे बताएंगे? इसका एक प्रोसीजर होता है, उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का मतलब एक को LHS में रखा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और एक को RHS में ले गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने x को यहीं रखा और मैं इन दोनों को इधर ले गया, तो देखो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। देखो हमने सबसे पहले क्या करे, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। एक्स को एक तरफ ले गया, वाई को एक तरफ ले गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करना चालू करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने वाई की जगह 1 रखा, मैंने अपनी तरफ से y की जगह क्या रखा बच्चों? 1। अच्छा, मैंने y की जगह 1 रखा। आप मेरे को बताओ, अगर मैं y की जगह 1 रख दूंगा तो 2 1 जा 2, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ओके, अगर मैं मान लो y की जगह 2 रखता हूं बच्चों, अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, अगर मैं y की जगह 3 रखता हूं तो क्या होगा? ध्यान से बताओ, यहां अगर 3 रखता हूं तो 2 3 या 6, और 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब यहां से नोटिस क्या कर पा रहे हो कि सर इसके तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। आप तो y की जगह कुछ भी रख सकते हो, और जब जब आप y की जगह कुछ ना कुछ रखोगे, आपका सॉल्व होके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो x की भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है? यहां से ये समझ आ रहा है कि सर जब हम वन वेरिएबल को सॉल्व करते थे
तो हमारा एक आंसर आता था, बट हम 2 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। तो मैथ में बहुत सारे को क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। तो यार आपको क्या समझ आया यहां से कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने आंसर होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। आप खुद देखो, देखो आप y की जगह क्या रख सकते हो? मैंने देखो मैं 3 पे रुक गया, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, यानी कि मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं। और जब मैं कोई भी नंबर रखूंगा मेरा कुछ भी आंसर आएगा। दैट मीन्स कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है, मतलब बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो बहुत सारे आंसर को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव, मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लिया, और आपने ना इस प्रोसीजर को देख लिया कि हम किस तरीके से 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक हम अपनी तरफ से वैल्यू रखते हैं कुछ भी, और एक आपका आंसर आता है। आपको पता है इन x और y का भी नाम होता है। देखो दोनों ही वेरिएबल है, पर एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। बट पता है मैं y को बोलूंगा बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x को बोलूंगा बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से ही समझ आ रहा है, मैं y की जगह कुछ भी रख सकता हूं। दैट मीन्स y जो है वो इंडिपेंडेंट है, हम y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, बट x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब कि y जो आप रखोगे उस पे x डिपेंड कर रहा है, कि x की वैल्यू ऐसे फिक्स नहीं है, y पे डिपेंड कर रही है। इसलिए x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपको इतनी बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के समझते हैं आप विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। अब विजुअलाइज करेंगे। देखो बच्चों विजुअलाइज का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ना किसी कंपनी का ग्राफ बनाया, और कंपनी का ग्राफ है बच्चों, सोचो ऐसा, कंपनी का ग्राफ है ऐसा, और बताओ ये किस तरीके से बनाया। जैसे मान लो ये मैंने बनाया 2014, यहां मैंने लिख दिया 2020, और यहां पे लिख दिया बच्चों मैंने 2026। तो यार यहां से क्या समझ आ रहा है? यहां से हम क्या देख रहे हैं? कंपनी की ग्रोथ देख रहे हैं, है ना? कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और साल दर साल कंपनी जो है वो और ग्रो करती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रोथ को विजुअलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही हम इक्वेशन को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या है असल में, मतलब इसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स की कुछ भी जो इक्वेशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान से देखो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। देखो ये मैंने पिछले ही सवाल लिया है कि जब मैंने x y की जगह 1 रखा था, x 9 आया था, 2 रखा था तो 7 आया था, 3 रखा था तो 5 आया था। ठीक है, मैंने उसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना इसकी, हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हम करेंगे, ध्यान से देखो। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? x में 9, y में 1, है ना? x में जाएंगे 9 और y में जाएंगे 1, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट को मार्क कर देंगे। अच्छा, इसके बाद x में 7, y में 2, तो x में 7, y में 2, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, x में 5, y में 3, x में 5 और y में 3, तो हम इसको यहाँ मार्क कर देंगे। और अब क्या करेंगे बच्चों? हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। चलो, तो हमने क्या करा? हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है? यहां से इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ पे किस फिगर को रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको क्या पता चला यहां से? एक तो ये पता चला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और क्या पता चला बच्चों आपको? और आपको ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कहां पर बच्चों? ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने विजुलाइज कर लिया
कि आज के बाद अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखूंगा ना, तो मेरे को क्या फील होगा, क्या ये तो एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन जो ग्राफ पे हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दो चार सॉल्यूशन फाइंड कर लो, दो चार सॉल्यूशन फाइंड कर लो और उसे ग्राफ पे प्लॉट करके सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पॉइंट आपको यहां से समझ आया। पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्राफ पे किस फिगर को रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यार सुनो, मैंने बोला इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, पर मैंने आपको निकाल के कितने दिखाए, मैंने निकाल के दिखाए 3। ठीक है, अगर मान लो इसका एक और सॉल्यूशन होता, तो अगर इसका एक और सॉल्यूशन होता तो मैं उसको भी प्लॉट करता और फिर मैं उसको भी ज्वाइन करता। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने ज्वाइन करी है लाइन, वो उस पॉइंट से भी पास करती कि नहीं करती? अगर वो पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन होता, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, तो वो लाइन जो है वो उस पॉइंट से भी पास करती, क्योंकि देखो ना इन 3 से पास कर रही है। तो अगर मैंने एक और सॉल्यूशन निकाला होता तो क्या उससे पास नहीं करती? एग्जाम्पल के तौर पे यार तुम क्या याद रखोगे, चलो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि मान लो मैंने y की जगह 4 रखा। अगर मैंने y की जगह 4 रखा होता, तो अगर मैं 4 रखूंगा तो 2 4 जा 8 और 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखो, अगर मैंने y की जगह, अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो x में 3 y में 4, देखो x में 3 y में 4 पास कर रही है कि नहीं कर रही है उस पॉइंट से। तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से ये समझ आ रहा है कि इस इक्वेशन के जो जो सॉल्यूशन होंगे ना, वो सब इस लाइन पे प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मैं एक ऐसा पॉइंट आपको यहां पे लिख के दे दूं, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, मैं बोलूंगा क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। जो जो पॉइंट इस लाइन पर होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि इस लाइन पे प्रेजेंट सारे पॉइंट, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। मैं क्या कह रहा हूं कि सारे सॉल्यूशन जो है वो पॉइंट बन गए। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। इस लाइन पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। यानी कि वो जो सारे सॉल्यूशन है वो क्या बन गए, पॉइंट बन गए। तो यानी कि आपको क्या समझ आ रहा है, देखो आप इस चीज को पहले डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो कि जब एक इक्वेशन लिखी है, हम उसके अंदर y की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं तो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, इनफाइनाइट, तो आंसर भी कितने आ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो यहां से समझ आ रहा है कि एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी बात, जब मैंने ग्राफ बनाया, जब मैंने ग्राफ बनाया एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। और वो ईच पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को। तो यहां से आपको क्या समझ आया बच्चों, यहां से आपको यह समझ आया कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये है एंड थर्ड पॉइंट आपका रहने वाला है कि उस लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। उस लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अगर आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जो उस लाइन पे नहीं है, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको मैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो यहां से आपको समझना है कि पॉइंट ऑन अ लाइन, पॉइंट ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? 1 वेरिएबल तो आसान था, बचपन से करके आ गए। 2 वेरिएबल में हमने समझा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट, उस लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम समझते हैं कुछ और बातें, जो कि है बच्चों आपका ये स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी जनरल इक्वेशन कैसी दिखती है, ऐसी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म थी ना। अब इसी को हम एक नए तरीके से लिखने जा रहे हैं, और वो नया तरीका क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। वो नया तरीका है आपका
y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम किसी इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें बच्चों ये जो a होता है, ये जो a होता है ये आपका स्लोप कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? स्लोप। और ये जो b होता है ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? y इंटरसेप्ट कहलाता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, पहले तो इस बात को समझो कि अगर मैं किसी इक्वेशन को ऐसा लिख दूंगा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो उसमें जो x के साथ लिखा होगा उसको मैं स्लोप बोलूंगा, और ये जो b होगा इसको मैं y इंटरसेप्ट बोलूंगा। अभी बात करते हैं कि ये क्या होता है, पहले नाम को समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। जैसे मान लो मेरे पास एक ये इक्वेशन है, अब मेरे को इसको ऐसा बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखो। देखो आपका y अकेला है, y अकेला है ना, तो एक काम करते हैं y को अकेला करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो मैं 3y को यहीं रख रहा हूं और ये 2x को यहां ले जा रहा हूं, तो 2x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा 11 तो पहले से यहां है ही। अच्छा 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चले जाएगा। एक काम करते हैं दोनों के डिवाइड में भेज देते हैं, -2 के डिवाइड में भी और 11 के डिवाइड में भी। तो देखो बच्चों मैंने इसको इसी तरीके से लिख के दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो यार यहां पर ये क्या है बच्चों? ये इसको क्या बोलूंगा? इसको इसको माइनस के 2/3 को क्या बोलूंगा? स्लोप। और 11/3 को क्या बोलूंगा? y इंटरसेप्ट। क्या आपको इतनी, पहले देखो नाम समझो, नाम आपको समझ आया कि नहीं आया कि a स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है। अब बात करते हैं कि सर ये क्या है, स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है। तो देखो स्लोप किसे कहते हैं बच्चों? कि जब मैं एक लाइन बनाता हूं, जैसे हमने एक लाइन बनाई ऐसी, या मैंने एक लाइन बनाई ऐसी, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है ना, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। मतलब इसको हम बोलते हैं बच्चों, स्लोप का मतलब होता है ढलान, कि ये जो ढलान है ऐसी या ऐसी, तो बच्चों ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है ना। ठीक है, तो ये जो एंगल ये बना रही है उसी का tan थीटा, उसको स्लोप कहते हैं। स्लोप यार आप सिंपल याद रखो, स्लोप क्या होती है? ढलान। कि आप जिसकी ढलान ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, मतलब जिसका, देखो देखो जैसे मैंने आपकी एक एंगल बनाया, देख एक ये रहा, एक ऐसी लाइन बनाई, एक ऐसी लाइन बनाई, एक ऐसी लाइन बनाई। देखो मैंने 3 लाइन बनाई, 3 लाइन का जरा एंगल नोटिस करने की कोशिश करो कि इसने ये वाला एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, इस वाली ने ये एंगल बना रखा है और इस वाली ने ये एंगल बना रखा है। तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। देखो इस लाइन की, मैं बोलूंगा इस लाइन की स्लोप कम है क्योंकि देखो इसका एंगल कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है ना, इस वाले की स्लोप ज्यादा है क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब होता है बच्चों स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब कि वो एक्स एक्सिस से कितना, मतलब कितना स्टिप हो रखा है, मतलब कितनी उसकी ढलान है, उसको बोला जाता है स्लोप। लाइन, लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको स्लोप कहते हैं। ठीक है, कि अगर ज्यादा है तो अगर अगर एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा, अगर वो कम है, ढलान कम है, तो स्लोप कम। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? स्लोप किसे कहते हैं? बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की। तो वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं भाई? वाई इंटरसेप्ट होता है कि जब, देखो देखो ध्यान से सुनना, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया इस लाइन का, तो इस लाइन का ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना बच्चों, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वाई को, उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जब लाइन जिस पॉइंट पे वाई को कट कर रहा है वो है वाई इंटरसेप्ट। तो ऐसे तो आप एक्स इंटरसेप्ट भी समझ सकते हो। ध्यान से नोटिस करना बच्चों एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, स्लोप समझ आ गई? स्लोप क्या है बच्चों? एंगल, है ना, कि ये जो लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वही उसकी स्लोप कहलाएगी। ठीक है, अगर कम एंगल तो स्लोप कम और ज्यादा एंगल तो स्लोप ज्यादा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से नोटिस करना। देखो जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई जो x को कट कर रही है 5,0 पे और इसको कट कर रही है 0,7 पे। तो मैं बोलूंगा बच्चों x इंटरसेप्ट क्या है?
एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो आप इसका जवाब मेरे को दे सकते हो। देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों एक्स को किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो किस पे कट कर रही है, 5 पे। अच्छा, और y को किस पे कर रही है, 7 पे, तो ये क्या हो गई 7। तो इतना छोटा सा मीनिंग होता है बच्चों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो अब आपको सारी बातें ये समझ आ गई है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, देखो जैसे ये सवाल है, सबसे पहला आपका 2.5 का। अब मैंने आपको बताया ना कि आपकी इक्वेशन कैसी दिखती है, आपकी इक्वेशन दिखती है बच्चों, आपकी इक्वेशन दिखती है ऐसी, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें a आपका स्लोप है और b आपका y इंटरसेप्ट है। सुनो देखो x के साथ आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, एक 4 है, एक 2 है और एक 1 है ना बच्चों, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अच्छा, तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से क्या समझ आ रहा है कि यार सर यहाँ पे b तो है ही नहीं, मतलब ये ना, ये ऐसी चीज तो दिख रही है कि x के साथ कुछ नंबर है पर प्लस में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहां से क्या समझ आ रहा है बच्चों कि y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट 0 का क्या मतलब है कि y को कहां पे काटेगा, 0 पे। सर y का 0 कहां होता है बच्चों, y का 0 तो ओरिजिन होता है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों किस पे कट करेंगे, ओरिजिन पे, क्योंकि y 0 है, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है। b किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को, b है ही नहीं। दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि ये तीनों की तीनों कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। अच्छा, और ध्यान से देखो ए की वैल्यू, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है बच्चों, अगर कुछ भी नहीं है तो, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। और मैंने आपको क्या बोला, ए स्लोप है, ए क्या है, स्लोप। और आपको बताया जिसका स्लोप ज्यादा, वो ज्यादा स्टिप होगा, मतलब वो ज्यादा एंगल बनाएगा, और जिसकी स्लोप कम, वो कम एंगल बनाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो सवाल पे कह भी रहा है कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बना के जल्दी से देख लेते हैं। चलो तो ग्राफ बनाते हैं। तो आपको बताया था ना बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, ध्यान से नोटिस करना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां x लिख रहा हूं, यहां y लिख रहा हूं, और मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल, देखो अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो y भी 0 आएगा। देखो x को अगर 0 रख दिया तो 4 इंटू 0 0, यानी कि y भी 0 आएगा। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, है ना, अगर x को 1, और अगर x को 2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 8 आएगी। तो यार मैंने इसके, देखो आपको 2-3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए, तो आपने 2-3 सॉल्यूशन निकाल दिए। ऐसे इसकी बात करते हैं, देखो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। x जब मैंने 0 रखा तो आंसर भी 0 आया, 1 रखा तो आंसर 2 आया, और 2 रखा तो आंसर 4 आया। देखो x की जगह 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अच्छा, ऐसे इसकी बात करते हैं। देखो जब मैंने x 0 रखा तो y भी 0, x 1 रखा तो y भी 1, x 2 रखा तो y भी 2, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू, देखो ना x इक्वल्स टू y, बराबर है दोनों। चलो तो ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, अब जल्दी से हम इसका ग्राफ बना देते हैं। तो सबसे पहले उसका बनाते हैं, इस वाले का, y इक्वल्स टू 4x का। तो x 0 तो y 0, ठीक है। इसके बाद x 1 तो y 4, x 1 तो y 4, ठीक है। इसके बाद x2 तो y8, x2 तो y8, ये हमने बना दिया बच्चों इस वाले का ग्राफ। ओके, एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये हमने कर दिया यार इसको ज्वाइन, ठीक है। हाँ, ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, और इसको ज्वाइन करा देते हैं सही से। देखो ये मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ये बन गया आपका इसका ग्राफ। ऐसे इसको इसका ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जब x 0 y भी 0, x 0 y 0, ठीक है, x 0 y 0, x1 y2, x1 y2, ठीक है, और x2 y4, x2 y4, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं और इसका ग्राफ बना देते हैं, ध्यान से, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा इसके तरफ ले जाते हैं, ये हम ले गए इसकी तरफ। तो ये बच्चों ग्राफ बन गया आपका इसका, है ना।
इसका ग्राफ बन गया। ऐसे इसका x0 y0, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक काम करते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ऐसे। चलो इसके बाद x0 y0, ठीक है, x0 y0, इसके बाद x1 y1 x1 y1 और x2 y2 x2 y2, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसके लिए भी डार्क कलर कोई दूसरा ले लेते हैं। कौन सा ले यार, कौन सा ले, कौन सा ले, चलो यार पिंक ले लेते हैं, पिंक पिंक पिंक, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, और ठीक है, हाँ, और इसको थोड़ा इसके पास ले जाते हैं, पास ले आ गए, हाँ ठीक है। चलो तो ये देखो हमने इसका ग्राफ बना दिया, ये हमने निकाल दिया इसके सॉल्यूशन, और ये बना दिया हमने इसका ग्राफ। अब कुछ चीजें नोटिस करो ध्यान से, आपको बोल रहा है ए और बी का रोल क्या है, तो ए और बी का रोल क्या है, देखो जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा है उसकी स्लोप ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा स्टीपर है। देखो ज्यादा स्टीपर का मतलब, देखो वो ज्यादा मतलब खड़ा है, और जो जिसके जिसके स्लोप की वैल्यू कम है वो लेटा हुआ है। देखो ये मतलब इसकी ढलान जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा स्टीपर है, और ये देखो ये कम स्टीपर है। आपको कहने का मतलब देखो, जैसे हम जब घर पे जाते हैं तो हम ना जब सीढ़ी बनवाते हैं तो वो थोड़ी सी मतलब स्टीपर उसकी कम होती है, क्योंकि हम आराम से चढ़ जाते हैं। देखो ऐसी होती है सीढ़ी, ऐसी तो नहीं होती, मतलब उसकी स्टिफनेस ज्यादा नहीं होती, उसकी स्टिफनेस हम कम रखते हैं, ज्यादा ढलान, वरना दिक्कत होगी ना चढ़ने में। जैसे मान लो हमारे घर की सीढ़ी है, उसकी स्टिफनेस थोड़ी कम होती है, पर अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो वैष्णो देवी की चढ़ाई कैसी होती है, ऐसी, तो वो चढ़ने में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी स्टिफनेस ज्यादा है, दैट मींस उसकी स्लोप ज्यादा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, स्लोप ज्यादा दैट मींस स्टिफनेस ज्यादा, वो ज्यादा खड़ा होगा, और जिसकी स्टिफनेस कम, जिसकी स्लोप कम, वो थोड़ा सा ऐसे होगा, मतलब लेटा हुआ टाइप का। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ हमने देखो, हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ए का रोल क्या है, कि ए जिसका ज्यादा है, ए जिसका ज्यादा है वो ज्यादा स्टीपर है, और जिसका ए कम है वो कम स्टीपर है। और बी का रोल क्या है, इंटरसेप्ट, जिसमें बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है ना, बी की वैल्यू है आपकी 0। बी की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, बी की वैल्यू 0 होने का मतलब है वाई इंटरसेप्ट 0 है। देखो तीनों की तीनों ओरिजिन से पास कर रही है ना, देखो बी 0 का होने का क्या मतलब है, ऑल लाइन पास थ्रू ओरिजिन, ऑल लाइन विल पास थ्रू, ऑल लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये मतलब है बी 0 होने का, जो कि आपने देखा भी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसमें भी यही काम करना है बच्चों। तो जल्दी से हम एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं तीनों इक्वेशंस को, और जल्दी से हम इसकी देख लेते हैं सारी चीजें। तो हम देख किस तरीके से बनाएंगे इसको, इसके भी हम सॉल्यूशंस निकाल देते हैं, ध्यान से, इसके भी हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। एक्स वाई, जब मैं एक्स 0 रख रहा हूं वाई भी 0, जब मैं एक्स 1 रख रहा हूं तो वाई आ रहा है -6, जब मैं एक्स -1 रख रहा हूं तो आंसर आ रहा है प्लस का 6। देखो अगर मैं एक्स -1 रख दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 6। तो ये मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दिया। कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, ये नहीं कि आप पॉजिटिव नंबर रखो, आपको मैंने इसलिए दिखा भी दिया कि आप नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी निकालते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने इसमें लिखा, मैंने x 0 रखा, y भी 0 आया, x रखा 1 तो ये आ रहा है -3, और x रखा -1 तो ये आ रहा है प्लस का 3। ऐसी इसकी बात करते हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे रखा 0 तो आंसर भी 0 आ रहा है, x 0 y भी 0। जब यहाँ मैं 1 रख रहा हूं तो आंसर -1 आ रहा है, और जब मैं यहाँ -1 रख रहा हूं तो आंसर 1 आ रहा है। देखो अगर यहाँ -1 रखूंगा तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहां से हमने इसके 3 सॉल्यूशन निकाल दिए, जल्दी से इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही, इनको प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। तो प्लॉट करते हैं, तो x0 y0, x0 y0 ये रहा, ठीक है। x1 y -6, x1 y -6, तो x1 और y माइनस का 6 ये रहा, ठीक है। इसके बाद x -1 y6, x -1 y6, x -1 y6, तो ये रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से,
ठीक है, और ज्वाइन करने पर आप देखोगे कि इसको हम सही से कर सकते हैं स्टिफनेस देखते हुए, है ना। स्टिफनेस देखते हुए इसको हम थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको सही कर लेते हैं। देखो ये आपने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये लाइन आप जब स्केल से खींचोगे तो आराम से ज्वाइन हो जाएगी। ये थोड़ा मतलब आपको यहाँ पे मतलब करेक्शन करनी पड़ती है, सही से ज्वाइन करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई, ये हमने इसकी बना दी। ऐसी इस तरीके से इसकी बनाते हैं। चलो, तो x0 y0, x0 y0, ये रहा x0 y0, और क्या कहते हैं x1 y -3, x1 y -3, ठीक है, और x -1 y3, x -1 y3, ठीक है। ओके, तो चलो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं कम दूरी पे ही। तो ये हमने ज्वाइन कर दी ना। अब एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखो जब हमने छोटी लेंथ ली तो फिर आसानी से ये ड्रॉ हो गई। तो हमने क्या करा, छोटी लेंथ को ही ज्वाइन कर दी और अब इसको बड़ी कर दे रहे हैं। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, हर बार मतलब क्या कर रहे थे हम ना, बड़ी लेंथ बना रहे थे। हम बना रहे थे बड़ी लेंथ। तो बड़ी लेंथ बना रहे थे तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ रहा था। छोटी में क्या है, छोटी तो आराम से ज्वाइन हो गई, फिर उसको बड़ी कर दी हमने, है ना। ऐसे इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले को प्लॉट करने के लिए हम पॉइंट बदल लेते हैं। ठीक है, x0 y0, x0 y0, ठीक है, x1 y -1, x1 y -1, और x -1 y1। तो ये रहा, ठीक है। ऐसी सेम इसमें भी वही काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो छोटे को ज्वाइन करना तो कितना आसान है। अब एक काम करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां से मतलब इस तरफ से भी बढ़ा दिया थोड़ा आगे, और इस तरफ से भी बढ़ा दिया हमने थोड़ा आगे। ठीक है, तो ये आपकी बन गई बच्चों तीनों लाइन की ग्राफ। तो देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, देखो इसकी स्टिफनेस कम है, इसकी स्टिफनेस ज्यादा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, जिसकी स्लोप ज्यादा है आप देखो उसकी स्टिफनेस भी ज्यादा है, और जिसकी स्लोप कम है उसकी स्टिफनेस भी कम है। तो यहां से ये चीज नोटिस हो रही है। तो ए की वैल्यू से क्या पता चलता है, जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टिफनेस ज्यादा, और जिसकी ए की वैल्यू कम उसकी स्टिफनेस कम। अच्छा, और बी क्या है, देखो बी है ही नहीं, इस वजह से देखो यहाँ पे बी जीरो है, जैसे पिछले वाले केस में जीरो था। तो वहां से क्या समझ आया, बी जीरो होने से क्या समझ आया कि ये ओरिजिन से पास करेगा, जो कि कर रहा है। देखो तीनों के तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, तीनों के तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 5x है और y इक्वल्स टू -5x है। ठीक है, चलो तो इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। ग्राफ बनाने के लिए किसकी जरूरत है, कुछ पॉइंट्स की जरूरत है या सॉल्यूशंस की जरूरत है। तो हम जल्दी से हम सॉल्यूशंस के निकाल लेते हैं। एक्स वाई, तो जब मैं x 0 रखूंगा y भी 0 आएगा, जब मैं x 1 रखूंगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 5, है ना। x 1 रखने पे यहाँ 5 आएगा, और जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ 10 आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जब मैं x को 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा, 1 रखूंगा तो -5 आएगा, और -1 रखूंगा तो प्लस का 5 आएगा। चलो तो इस तरीके से हमने ग्राफ बनाने के लिए x0 y0, ये ना, x1 y5, x1 y5, ठीक है, और x2 y10, x2 y10, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यार, इसको जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इनको कर दिया ज्वाइन। देखो छोटी लाइन को ज्वाइन करना कितना आसान है। अब छोटी लाइन बन गई ना, एक काम करते हैं, इसी को हम थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो बड़ी कर देंगे तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से तो ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे से थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ये नीचे से हमने थोड़ी बड़ी कर दी, तो अब ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसका ग्राफ। सेम ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से x0 y0, ठीक है, x0 y0, x1 y -5, x1 y -5, ठीक है, और x -1 y5, x -1 y5। तो बस अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पर आपने इसका ग्राफ भी बना लिया। ठीक है, आपने इसका ग्राफ भी बना लिया, आपने इसका ग्राफ भी बना लिया। ठीक है,
चलो इसको लाइन को थोड़ी बड़ी कर देते हैं, इसको लाइन को थोड़ी हमने कर दी बड़ी। तो ये हमने बना दिया भाई, ये हमने बना दिया क्या, दोनों का ग्राफ, सॉल्यूशन और ग्राफ। अगर आप एक चीज नोटिस करो बच्चों ध्यान से, 5 है -5 है, सर ये चीज तो सेम सेम सी है। अब आप एक चीज नोटिस करो, नोटिस करने वाली बात यह है कि आप ये देखोगे, आप इस चीज को नोटिस करोगे कि ये इस इधर से जितना एंगल बना रही है ना बच्चों, ये इधर से उतना ही एंगल बना रही है, मतलब दोनों की स्टिफनेस बराबर है, दोनों की स्टिफनेस क्या है, बराबर। ठीक है, क्योंकि देखो नंबर भी सेम है ना, 5 हमने देखा कि जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसकी स्टिफनेस भी ज्यादा होती है। तो आप इधर नोटिस करो कि सर नंबर तो दोनों का सेम है, यानी कि दोनों की स्टिफनेस भी क्या है, बराबर, मतलब यहां से एंगल जो बन रहा है और जो यहां से बन रहा है वो बराबर बराबर एंगल बन रहा है। ठीक है, और बी देखो, इसमें भी बी जीरो है। देखो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो आप क्या प्लस में कुछ देख पा रहे हो, नहीं ना, मतलब इसमें भी वही केस है कि आपके b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू जीरो है। और अभी अभी हमने देखा था कि जब b की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। तो जो आप यहाँ पे नोटिस भी कर पा रहे होगे कि देखो ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, y इक्वल्स टू 3x और y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, अच्छा आप नोटिस करो इस बात को, पिछली बार क्या था, +5 -5, इस बार तो सेम सेम ही है बच्चों। तो क्या होगा, अगर नंबर तीनों इक्वेशन के सेम है, स्लोप तीनों की सेम है, तो क्या होगा, चलो नोटिस करते हैं कि क्या होगा। और इस बात को फिर आप नोट डाउन करके लिख लेना, जब मैं बताऊंगा, जब ग्राफ बनाएंगे ना, जो चीज हम नोटिस करेंगे उसको लिख लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं तीनों का, मतलब ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन चाहिए ना, तो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स वाई, तीन सॉल्यूशन चाहिए, तीन सॉल्यूशन चाहिए। देखो अगर मैं x को जीरो ले लूंगा तो y -1 आएगा, x जीरो ले लूंगा तो ये जीरो, तो बचेगा -1। ठीक है, अगर मैं x को 1 लेता हूं तो 1 लेता हूं तो 3 1 जा 3 -1, यानी कि y की वैल्यू 2 आएगी। और अगर मैं इसको 2 लेता हूं तो 6 -1, तो 2 लेने पर आंसर क्या आएगा, 6 -1 5 आएगी। तो ये हमने इसके सॉल्यूशन, देखो मेंटली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप x की वैल्यू मन में रख सकते हो और इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वो y की वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, ऐसी इसकी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, x और y, ठीक है, x जीरो रखूंगा y भी जीरो आएगा, x 1 रखूंगा तो ये 3 आएगा और x 2 रखूंगा तो ये 6 आएगा। चलो इसकी बात करते हैं जल्दी से, x जीरो रखूंगा तो y 1 आएगा जीरो रखने पे, और अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो ये 3 + 1 आंसर क्या आएगा 4, और अगर इसको 2 रखता हूं तो 6 + 1 आंसर क्या आएगा 7, तो 2 रखने पे 7। तो ये यार हमने इसके सॉल्यूशंस निकाल दिए तीनों इक्वेशन के। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए जल्दी से इसे प्लॉट करते हैं, x0 y -1, x0 y -1, ये रहा। ठीक है, ओके, इसके बाद x1 y2, x1 y2, ठीक है, और x2 y5, x2 y5। चलो ये हमने मार्क कर लिया तीनों पॉइंट, बस इस ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, ये देखो हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके इसको डार्क कर लेते हैं यार, ब्लैक कर लेते हैं तो सही रहेगा। देखो भाई ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके इसको ये आगे बढ़ा देते हैं, है ना, आराम से ज्वाइन हो गया। तो इसको थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, तो ये हमने इधर से बड़ी कर दी और इधर से बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इस लाइन की इक्वेशन, है ना, इसकी। ओके, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए इसकी प्लॉट कर लेते हैं भाई पॉइंटों को। तो x0 y0, x0 y भी 0, x1 y3, x1 y3, x1 y3। ठीक है, और x2 y6, x2 y6, x2 y6। ठीक है, x2 y6।
चलो इसका ग्राफ इसका ग्राफ को ज्वाइन करते हैं, मतलब इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में। चलो इसके पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये हमने कर लिया, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये हम इसको बढ़ा दिया आगे। अच्छा देखो आगे बढ़ाने में क्या नोटिस होगा, ये आप नोटिस तब कर पाओगे जब मैं अब तीसरे की जब इक्वेशन बनाऊंगा ना, जब आप ये चीज नोटिस कर पाओगे कि भाई ये असल में हो क्या रहा है, ठीक है। देखो अब इसके लिए तीसरा वाला बनाते हैं, तीसरे वाले के लिए यार इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ग्रीन वाले को डार्क ग्रीन कर लेते हैं। चलो अब बनाते हैं x0y1 x0y1 x0y1, ठीक है ओके, x1y4 x1y4, ठीक है ओके, और x2y7 x2y7 x2y7। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन, और एक काम करते हैं इसको आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, ज्वाइन करा के इसको आगे। अब नोटिस करना यार जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, नोटिस करना, ये हमने इसको पहले आगे बढ़ा दिया। आपको पता है ये तीनों जो आपने लाइन बनाई है, ये जो तीनों इक्वेशन की लाइन बनाई है, तीनों की तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों की तीनों आपस में पैरेलल है। तो ये याद रखना है आपको कि अगर स्लोप इक्वल है, इफ स्लोप इज इक्वल, देखो इस बात को यहां लिख रहा हूं, अगर देखो ये स्लोप होता है बच्चों, ये स्लोप होता है, इसको कहते हैं स्लोप, जो x के साथ लिखा होता है, और अगर वो इक्वल है तो इसका ये मतलब है इफ स्लोप आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इस बात को याद रखना है, अगर स्लोप बराबर होती है ना बच्चों, तो लाइन आपस में पैरेलल होती है। कहने का ये मतलब कि तीनों बराबर बराबर एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ ये तीनों जो हैं वो बराबर एंगल बना रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। स्लोप जो है वो ये कहना चाहती है, ठीक है। असल में तो होता है स्लोप होता है tan थीटा, पर वो आपने पढ़ा नहीं है, तो आप बस इसको सिंपल ये समझो कि तीनों जो है एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, ठीक है। स्लोप इक्वल मतलब लाइंस आपस में पैरेलल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस 3, और y इक्वल्स टू माइनस का 2x, और y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अच्छा एक बार पिछले क्वेश्चन में ना इस चीज को नोटिस करो। चलो हमें ये तो समझ आ गया कि स्लोप इक्वल है, दैट मींस पैरेलल। और देखो यहाँ पे इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि प्लस में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है। तो इसको देखो कि एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एक लाइन 1 से हो रही है और एक लाइन -1 से हो रही है। तो वही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, कि यहाँ पर जो लिखा होता है लाइन उसी से पास होती है। +1 लिखी हुई है तो देखो लाइन +1 से पास हो रही है ना, देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, और ये देखो यहाँ -1 लिखा हुआ है तो लाइन -1 से पास हो रही है। इतनी बात आई समझ में? तो ये आपका जो b है वो आपके y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो जल्दी से यार इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। इसके सॉल्यूशंस निकाल के फिर देखते हैं भाई क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन निकाल के इसका बनाएंगे ग्राफ। चलो 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 ग्राफ बनाए, ठीक है। देखो अगर मैं x0 ले लेता हूं, अगर मैं x0 ले रहा हूं तो ये वाला पार्ट 0 बचेगा, क्या -3, ठीक है। तो ये 0 लेने पे -3 बच रहा है, y की वैल्यू -3, ठीक। अगर मैं x -1 लेता हूं, तो अगर मैं -1 लेता हूं ना बच्चों, तो देखो ये -1 हो जाएगा, और -1 और -2 क्या हो जाएगा, +2, +2 -3 -1, ठीक है। तो -1 लेने पे आंसर -1 ही आ रहा है, ओके। अगर मैं प्लस का 1 ले लेता हूं, देखो अगर मैं प्लस का 1 ले लेता हूं तो देखो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 1 तो -2 आएगा, और -2 -3 क्या हो जाएगा, -5,
ओके, तो ये इस तरीके से मेंटली, वरना देखो आप लिख के भी कर सकते हो कि देखो y इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस 3 है, तो मैंने यहाँ पर x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखने पे इसका आंसर माइनस का 2 आ गया और माइनस का 3, तो माइनस 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 का 5। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मेंटली कैलकुलेट करना चाहो मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, x जीरो वाई भी जीरो, x1 y माइनस का 2, x2 y माइनस का 4, ठीक है। ऐसे इसकी बात करते हैं, जब मैं x 0 रखूंगा y 3 आएगा, 0 रखने पे ये गायब हो जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। और जब मैं इसको 1 रखूंगा तो इसका आंसर आएगा 5, है ना। और जब मैं इसको 2 रखूंगा तो इसका आंसर आएगा 9, है ना। नहीं 9 नहीं 7, 2 रखने पे 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस 3 7। तो ये हमने इसके सॉल्यूशंस निकाल दिए, अब जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए जल्दी से हम इसे मार्क कर देते हैं। तो x0 y माइनस 3, x0 y माइनस 3 ये रहा, ठीक है। x माइनस 1 y भी माइनस 1, x माइनस 1 y भी माइनस 1 ये रहा, ठीक है। और x1 y माइनस 5, x1 y माइनस 5, ठीक है। तो ये हमने कर दिया भाई, अब इसको जल्दी से ज्वाइन करके और लाइन को थोड़ी बड़ी कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में कैसे ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको पॉइंट के सॉल्यूशंस निकाल, मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं दो तीन, और दो तीन सॉल्यूशन निकालने के बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन को ज्वाइन कर दो और इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, 0 0, x0 y भी 0 ये रहा, x1 y माइनस का 2, x1 y माइनस का 2 ये रहा, x2 y माइनस 4, x2 y माइनस 4, ठीक है। चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसको भी ज्वाइन, तो इसको लाइन को कर देते थोड़ी बड़ी, ठीक है। लाइन को कर देते हैं भाई थोड़ी सी बड़ी, तो ये हमने कर दी लाइन को बड़ी इस तरफ, और ये कर दी हमने लाइन को बड़ी इस तरफ, ठीक है। चल तो ये हमने यार इसका भी बना दिया। अब इसकी बात करते हैं, x0 y माइनस 3, x0 y माइनस 3, x0 y माइनस 3, x0 y माइनस 3, ठीक है। x0 y माइनस 3, हाँ x0 y माइनस 3, x0 y माइनस 3 नहीं, ये है ना x0 y3 माइनस 3, यार मैं उसको देख रहा था, x0 y3, x1 y5, x1 y5 और x2 y7, x2 y7, ठीक है। चलो तो इसको ज्वाइन कर देते हैं भाई, तो ज्वाइन करने पर ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन, इसको थोड़ी बड़ी भी कर देते हैं, बड़ी करके ये लो, इधर से भी बड़ी और इधर से भी बड़ी, ठीक है। तो ये यार हमने बना दिया इन तीनों के ग्राफ। जरा बातों को करो नोटिस, अगर आप ध्यान से नोटिस करो। अच्छा देखो यहाँ से एक चीज ये समझ आ रहा है, देखो इस चीज को देखो, जब आपकी स्लोप पॉजिटिव होती है ना, अरे सर जी कलर बदल दो, दिखाई नहीं दे रहा, देखो जब आपकी स्लोप पॉजिटिव होती है ना, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी, मतलब इस ऐसी ढलान होती है ऐसी। और जब आपकी स्लोप नेगेटिव होती है ना, जब आपकी स्लोप नेगेटिव होती है तो आपकी आपकी लाइन ऐसी दिखती है। देखो यहाँ पे इस चीज को नोटिस करो, देखो जब देखो इन दोनों की स्लोप नेगेटिव है, इन दोनों की, तो देखो लाइन कैसी है, ऐसी। और इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी है, ऐसी, है ना। और इंटरसेप्ट देख लो, देखो ये -3 है, तो ये देखो ये किस पे कट कर रहा है, -3 पे। ये देखो +3 है, तो ये किस पे कट कर रहा है, +3 पे। और इसका y इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, तो नहीं है कुछ भी, तो कहां से पॉइंट पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि प्लस में कुछ दे रखा है, प्लस का 3 माइनस का 3, तो y में वहीं से पास करेगा। प्लस का 3 है तो प्लस के 3 से, माइनस का 3 है माइनस के 3 से, और कुछ भी नहीं दे रखा तो ओरिजिन से, ठीक है। वो होता है y इंटरसेप्ट की कहानी। और स्लोप की कहानी समझ आई गई कि अगर नंबर बड़े बड़े हैं, मतलब जिस x के साथ बड़ा नंबर जिसके साथ होगा उसी की स्लोप ज्यादा, उसी की स्टिफनेस ज्यादा। और अगर इक्वल होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल स्लोप का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। और फिर मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव स्लोप कैसी होती है, ऐसी, और नेगेटिव स्लोप होती है ऐसी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.5 जो 2.6 जो है वो खत्म हो गई, और बढ़ते हैं अपना एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ। तो जल्दी से सवाल देख लेते हैं और फिर वीडियो को करते हैं समाप्त, ठीक है। भाई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है।
पेपर आने वाले हैं, रिवीजन करो खूब, ठीक है। वीडियो को हो सके तो 1.5x पे देखो, चीजों को समझो, समझने के बाद प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन करोगे तभी मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होगी, वीडियो देखने से स्ट्रांग नहीं होगी, प्रैक्टिस करने से होगी, टाइम देना पड़ेगा तभी स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन दी वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7, ठीक है। देखो आपको कह रहा है एक पॉलिनोमियल लिख के दिखाना है, ठीक है भाई, लिख देंगे। एक पॉलिनोमियल लिख के दिखाना है, डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 होने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम पावर सवाल में 3 होनी चाहिए। अच्छा, वेरिएबल x मतलब वेरिएबल x मतलब जो वेरिएबल सवाल में दिखना चाहिए ना वो x दिखना चाहिए। अच्छा, और कह रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। चलो इसके हिसाब से एक पॉलिनोमियल बना देते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया 9x क्यूब, ठीक है, और -7x स्क्वायर प्लस 11। अगर मैंने आपके सामने ये लिख के दे दिया तो क्या ये पॉलिनोमियल इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। देखो मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ -7 लिखा है तो ठीक है, -7 लिखा है, और पूरे सवाल में आपको वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है, ठीक है। सारी बात को फुलफिल कर रहा है, तो क्या सिर्फ यही आंसर हो सकता है, नहीं, कुछ भी आंसर हो सकता है। डिग्री 3 मतलब नंबर चेंज कर लो, आ रही है बात समझ में, नंबर कुछ भी चेंज कर लो, या 13 लिख दो या -5 लिख दो, डिग्री जब भी -3 रहेगी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, है ना, इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दे तो क्या होगा, तो भाई रख दो तो पता चलेगा क्या होगा। तो x की जगह 1 रख देते हैं, तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -3 into 1 प्लस 7, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 -3 तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो यार ये 9 को क्या बोलते थे, याद है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू क्या आ गई, 9। चलो इसकी बात करते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है t की जगह a रखो। अरे t की जगह a रखो, t की जगह a तो रख दो, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां a रख दो, तो t क्यूब है तो a क्यूब, t स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 6, एंड दिस इज योर आंसर। हम नंबर थोड़ी ना रख रहे हैं, नंबर रखते तो सॉल्व करके आंसर आपको आपको बोल रहा है कि t की जगह a रखो तो रख दिया, नंबर कहता नंबर रख के आंसर बता देते, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 द टू द प्रोडक्ट वी गेट नंबर माइनस का 7/12, फाइंड द नंबर। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको बोला जा रहा है एक नंबर है, उसके साथ क्या क्या छेड़छाड़ करी गई है, उस नंबर के साथ पहले तो मल्टीप्लाई करवाया गया माइनस के पहले तो मल्टीप्लाई करवाया गया 5/2 से, ठीक है, और फिर जो भी आंसर आया उसमें ऐड करा गया 2/3 प्रोडक्ट में, है ना, जो भी इनके प्रोडक्ट का आंसर आया उसमें 2/3 ऐड करा गया। इतना करने पे आपका आंसर क्या आया, माइनस का 7/12। तो बोला बताओ वो नंबर क्या है, तो यार हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है, कि लेट नंबर बी x, ठीक है, वो नंबर जो है वो x, नंबर बी x। अब इस x के साथ क्या क्या छेड़छाड़ करी गई है कि इस x को मल्टीप्लाई करवाया गया 5/2 के साथ, फिर इस प्रोडक्ट में ऐड करा गया 2/3। इतना करने पे आपका आंसर क्या आया, माइनस का 7/12, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू बता दो, चलो तो x की वैल्यू बताते हैं। तो x की वैल्यू बताने के लिए एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले गए, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 12 की टेबल में 12 कितनी बार पे आता है, एक बार पे, तो ऊपर की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। अच्छा, और 3 की टेबल में 12 कितनी बार पे आता है, 4 बार पे, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8। ये आता है ना बच्चों। क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे ना, जब आपको समझ आएगा अच्छे से कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 3 में,
है ना। तो एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। तो देखो दोनों के सबसे छोटा मतलब, अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सोचना है ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है तो वो 12 है। ठीक है, 12 में भी आता है, 3 में भी आता है। 12 की टेबल में 12 कितनी बार पे आता है? एक बार पे। तो देखो हम ना नीचे वाले से चेक करते हैं, नीचे वाले से चेक करते हैं और जितनी बार पे आता है ना ऊपर वाले की उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 12 की टेबल में 12 कितनी बार पे आता है? एक बार पे। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। तो -7 की 1 से करूंगा तो क्या आएगा? -7 ही आएगा ना। और ऐसे ही 3 की टेबल में 12 कितनी बार पे आता है? 4 बार पे। तो जितनी बार पे आता है ऊपर वाले की उसी से कर देते हैं। तो नीचे वाले से चेक करा, कितनी बार पे आता है? 4 बार पे। तो ऊपर वाले की उसी से मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, तो आ गया आपका -1। ठीक है, चलो तो 5/2x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 7 7 14 -15 और बाय 12। चलो तो अब इसको इधर भेजते हैं। तो इसको इधर कैसे भेजेंगे? ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा। यानी कि बेसिकली समझ लो रेसिप्रोकल करके चला गया। देखो ये 5/2 था, इधर चला गया 2/5। तो आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शन को जब हम इधर भेजते हैं तो रेसिप्रोकल करके भेजते हैं। 5/2 को 2/5 करके भेज दिया। चलो तो इसे काट देंगे, इससे कट जाएगा 6 बार पे और इससे कट जाएगा 3 बार पे। तो x इक्वल्स टू आ रहा है -3/6, यानी कि कट करके आंसर आ रहा है -1/2। तो देखो आपको नंबर पता चल गया बच्चों, वो नंबर क्या है? -1/2। ये वो नंबर था जिसके साथ ये छेड़छाड़ करी गई है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से ना इसको चेक करके देखते हैं कि हाँ कि हमारा जो आंसर आया है ये करेक्ट आया भी है कि नहीं आया है। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं। तो क्या क्या करा गया? देखो पहले तो -1/2 की मल्टीप्लाई करवाई गई 5/2 से। ठीक है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करा दी तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 5/4। ठीक है, फिर क्या कराया गया? इसमें ऐड करा गया 2/3। तो इसमें ऐड करा गया 2/3। 2/3 करने पे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इससे करूंगा आएगा 15, इसकी इससे करूंगा आएगा 8 और आपका आंसर क्या आ रहा है? -7/12। ठीक है, तो वही वहां पे लिखा हुआ है कि आपका आंसर क्या है? -7/12। तो ये हमारा आंसर भी इस बात को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट आया। ये तरीका होता है बच्चों, आप अपने एग्जाम में कि जो आपका सॉल्यूशन आया वो करेक्ट आया भी है कि नहीं आया उसको चेक कर सकते हो। कैसे? जो भी सिचुएशन दे रखी है उस आंसर को उस सिचुएशन की तरीके से लिख के देखो। अगर वो आंसर उस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स आपका आंसर सही आया है, और नहीं कर रहा तो गलत आया है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। फोर्थ क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 गुना है। क्या हो सकता है? देखो जैसे मान लो एक 10 है तो एक 50 है, एक 20 है तो एक 100 है। समझ लो 5 गुना, 5 गुने का है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक नंबर को मैं x कहता हूं, है ना, अगर मैं एक नंबर को x कहता हूं तो एक नंबर 5x है, 5 गुना, है ना। मतलब देखो ना 10 50 था, तो बेसिकली क्या है? अगर एक 10 है तो ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई 10 है ना। 50 जो है वो 5 मल्टीप्लाई, तो अगर ये एक x है तो ये क्या है? 5x, है ना। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये हमने पहली लाइन डिकोड कर ली, इतनी इतनी लाइन डिकोड कर ली। इसके बाद इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, कह रहा है अगर दोनों नंबर में 21 ऐड कर दे। ठीक है, तो इफ, ठीक है, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इफ 21 एडेड टू बोथ नंबर, दोनों नंबर में 21 को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा? देखो x में भी 21 ऐड हो गया और 5x में भी 21 ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा देखो मेरी एक बात सुनो, जब मैंने दोनों में 21 ऐड कर दिया तो अभी भी तो यही बड़ा है क्योंकि 5x है और दोनों में सेम नंबर ऐड करें। कहने का मतलब देखो यही कहानी है। देखो 10 और 50 है, अगर मैं दोनों में 21 ऐड कर देता हूं, दोनों में 21 ऐड कर देता हूं तो अभी भी तो बच्चों यही बड़ा होगा, यही तो बड़ा होगा, ये वाला, है ना। यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, अब आपको बोला जा रहा है जब आप 21 ऐड कर दोगे ना दोनों में, देन वन नंबर इज बिकम ट्वाइस ऑफ अदर। कह रहा एक नंबर दूसरे का दुगना हो जाएगा, एक नंबर दूसरे का दुगना हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब कुछ नहीं कर रहा था तो 5 गुना था और जब कुछ कर दिया
तो ये नंबर इस नंबर का दुगना हो गया, ये नंबर इस नंबर का दुगना हो गया। तो अगर मेरे को इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो बच्चों कैसे लिखूंगा, देखो अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो इक्वल टू, ये जो 2 की मल्टीप्लाई है ना वो मैं इसके साथ करूंगा बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो 30 है और 60 है, अब मेरे को इन दोनों को बराबर करना है। अब बराबर करना है, मल्टीप्लाई करके बराबर करना है, तो मेरे को 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी चाहिए, 60 के साथ की 30 के साथ, 30 के साथ, है ना। छोटे तो आप बताओ इसको याद कैसे करोगे कि हमेशा जो मल्टीप्लाई करी जाती है ना वो छोटे वाले के साथ करी जाती है। ऐड और मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले के साथ की जाती है। यहीं पे आप सोचो, जैसे मान लो 17 है और 10 है, अब मेरे को इन दोनों को बराबर करना है और ऐड करके बराबर करना है, तो मैं किस में ऐड करूंगा, मैं 10 में ऐड करूंगा ना बच्चों। यानी क्या समझ आ रहा है कि ऐड और मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले के साथ करी जाती है, और इसकी उल्टी बात तो आप समझ ही जाओगे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमेशा बड़े वाले के साथ करी जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखो। अभी आंसर आएगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो वेरिएबल्स में चीजें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हम वेरिएबल को कम टाइम देते हैं। अगर हम वेरिएबल्स को भी ज्यादा टाइम देंगे जैसे हम नंबर को देते हैं तो हमें वेरिएबल भी उतने अच्छे से फील होंगे जितने हमें नंबर होते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, और जिन्होंने टाइम ज्यादा दे रखा है उनको ये चीज समझ आ रही होगी कि हाँ कि सर ये छोटा है तो अगर इसको इसके बराबर करना है तो छोटे वाले में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी वो बराबर होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। चलो तो x एक तरफ कर लो, तो हमने x एक तरफ कर लिया और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, 42 माइनस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों देखो हमें पता चल गया कि जो एक नंबर है फर्स्ट नंबर, ठीक है, या ये कह लो वन नंबर इज 7। ठीक है, वन नंबर is 7 and another number is 5x है ना, 5x, तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35। तो ये वो दो नंबर है 7 और 35 जो इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो एक नंबर है 7 और एक है 35। ठीक है, ये 35 जो है वो 5 गुना है ना, है तो पहली लाइन यही कह रही थी। दूसरी लाइन दोनों में 21 ऐड कर दिया, दोनों में ऐड कर दिया 21, दोनों में 21 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 28 और ये आपका हो गया 56। तो देखो 56 जो है वो 28 का दुगना है कि नहीं है? तो अगर मेरे को इसको बराबर करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए ना, तो वही चीज तो करी। देखो 28 को मानो ये 28 है और ये 56 है, तो 28 को 2 से करनी पड़ेगी ना, जब भी तो वो इक्वल होगा 56 के। तो देखो नंबर में चीजें समझ आ जाती है कि हाँ भाई 5 गुना है, 21 ऐड करा और दिख भी रहा है कि हाँ 56 28 का दुगना है, तो बराबर करने के लिए 28 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बट वेरिएबल्स में वही चीज कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही ये चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है आपका भाई लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, अच्छा फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो यार ये हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, कितने सारे क्वेश्चंस करे थे इसके। चलो तो इसी पे मतलब उसी पे बेस है। चलो एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। यार मेरे पास ना इनिशियली कितने रुपए हैं, इनिशियली मेरे पास 800 रुपए हैं। ठीक है, और इनिशियली 800 रुपए हैं और एक मंथ मतलब एक महीने बाद मेरे पास कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 250। ठीक है, ऐसे ही दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे, दूसरे महीने में मैं इसमें 250 और ऐड कर दूंगा यानी कि 250 दो बार हो जाएंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई 250। ऐसे ही तीसरे मंथ में मैं एक और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो ये 3 मल्टीप्लाई 250 हो जाएगा। तो ये अपने को पैटर्न यहाँ नजर आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न दिख रहा है कि भाई एक महीने, जब एक महीने की बात हो रही है तो 250 एक बार लिखा हुआ है, 2 महीने की बात हो रही है तो 2 बार, 3 महीने की बात हो रही है तो 3 बार। ठीक है, अब आपको कह रहा है 6 मंथ बाद कितने होंगे, है ना, 6 महीने बाद आपके पास 6 महीने बाद कितने होंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, आफ्टर आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, द अमाउंट आई हैव आफ्टर 6 मंथ, द
अमाउंट द अमाउंट आई सेव, है ना, कितनी सेविंग हो जाएगी। तो देखो ना, 3 महीने की बात हो रही है तो 250 के साथ 3 लिखा है, 2 की बात हो रही है तो 2 लिखा है, यानी कि 6 की बात हो रही है तो 800 प्लस 6 मल्टीप्लाई 250। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 800 और 250 किससे करेंगे तो 1500, तो ये ऐड होके आ जाएगा 2300, यानी कि 2300 रुपए जमा हो जाएंगे 6 महीने में। अगर मेरे पास 800 रुपए है और 250 रुपए में हर मंथ सेव कर रहा हूँ, तो 6 महीने के बाद अपने पास 2300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। अब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि 2 दिख रहा है, 2 साल है, 2 है ना, तो ऐसे कर देते हैं 800 प्लस 2 मल्टीपल। कुछ बच्चे होते हैं कि वो नंबर मतलब नंबर देख लेते हैं कि 2 लिखा है ना, 2 तो 2 से कर दो। देखो जब आप 2 की बात करें तो भाई ये मंथ भी तो है, मंथ, वहां ईयर लिखा है, ईयर लिखा है, दैट मीन्स आपको उसे महीने में सोचना है कि 2 साल में महीने कितने होते हैं। तो कितने महीने होते हैं बच्चों, 2 साल में आपके 24 महीने होते हैं। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर 2 years, है ना, आफ्टर 2 years द अमाउंट द अमाउंट द अमाउंट आई सेव कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 800 प्लस 24 मल्टीप्लाई 250, है ना। तो 800 प्लस 24 इंटू 250, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 56, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6000, 6000 मतलब 6080, 6800, है ना, 6800। तो आफ्टर 2 years अपने पास कितनी सेविंग हो जाएगी, 6800, है ना। तो ये हो गया आपका 2 साल, सेकंड केस की 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। बोला लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न भाई हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है, तो भाई हमें तो ये पैटर्न नजर आ रहा है कि जिस मंथ की बात कर रहे हो ना, जिस मंथ की बात कर रहे हो आप 250 के साथ वही लिख रहे हो, तो मैं आप बता सकता हूं कि इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा। लीनियर एक्सप्रेशन इसका बनेगा कि टोटल सेविंग, है ना, टोटल सेविंग बराबर क्या है, टोटल सेविंग बराबर है, टोटल सेविंग इन nth मंथ, nth मंथ, जिस मंथ की आप बात कर रहे हो वो क्या होगी 800 प्लस 250 n, कि आप जिस मंथ की बात कर रहे हो आप 250 के साथ वही मंथ लिख दो, तो आपको टोटल सेविंग पता चल जाएगी उस महीने तक, है ना, कि उस महीने तक कितनी सेविंग हो गई। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 2 द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल खत्म कर लिया। इसमें हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, स्टार वाले क्वेश्चन छोड़ के। कमेंट करना अगर आपको स्टार वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करो, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, राधे राधे।